दिस इज़ द ऑफिशियल सैम्पल क्वेश्चन पेपर और ये हमारा है 25-26 का. सो वी विल डिस्कस दिस पेपर टुडे. आज आपको पता ही है कि हमारा जो पेपर है वो 80 मार्क्स का होता है, राइट? सो सबसे पहले लेट अस सी द पैटर्न, राइट? सो आपका जो पेपर है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होगा, पार्ट ए एंड पार्ट बी. जो पार्ट ए होगा आपका, उसमें आपको वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 में से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और जो आपका पार्ट बी होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम 3 होगा, राइट? और हमारे क्वेश्चंस कैसे हैं, देखो आपके पास 1 to 16 तक MCQs होंगे और 27 to 30 ये भी MCQs होंगे, 1 मार्क ईच. सो इट मीन्स वी हैव टोटल 20 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क ईच. तो ये हमारा बन गया 20 मार्क्स का. देन आपके पास 17 to 20 और पार्ट बी में 31 एंड 32 ये होंगे 3 मार्क्स के. सो ये हमारा बन गया 4 क्वेश्चंस पार्ट ए में, 2 क्वेश्चंस पार्ट बी में. तो टोटल हमारे 6 क्वेश्चंस होंगे पेपर में जो 3 मार्क्स के होंगे. तो ये हमारा हो गया 18 मार्क्स का. देन वी हैव 21-22 इन पार्ट ए एंड 33 इन पार्ट बी. तो ये हमारे कितने टोटल हो गए, 2 पार्ट ए में 1 पार्ट बी में. तो हमारे पास टोटल 3 क्वेश्चंस हैं जो 4 मार्क्स ईच होंगे. तो ये हमारा हो गया 12 मार्क्स का. सो नेक्स्ट हमारे पास 23 to 26 पार्ट ए में हो गए और 34 हो गया पार्ट बी में. तो ये हो गए 4 + 1. सो इट मीन्स हमारे पास टोटल 5 क्वेश्चंस हैं जो 6 मार्क्स ईच होंगे. तो ये हो गया 30 मार्क्स का. सो इट मीन्स 20 हमारे पास 1 मार्कर्स हैं, 6 हमारे पास 3 मार्कर्स हैं, देन 3 वी हैव 4 मार्कर्स एंड 5 वी हैव 6 मार्कर्स. सो ऐसे करके हमारा टोटल 80 मार्क्स का जो है वो पेपर बन गया, राइट? सो लेट अस डिस्कस विद द पार्ट ए. सो पार्ट ए में हमारे पास सबसे पहला जो MCQ है, दे आर सेइंग दैट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वाज क्रेडिटेड विद ₹80,000 ड्यूरिंग द ईयर. सो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द पॉसिबिलिटी फॉर सच अ क्रेडिट. तो हमारा जो कैपिटल अकाउंट है वो 80,000 से क्रेडिट हुआ है. तो हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सी पॉसिबिलिटी हो सकती है जिसकी वजह से जो कैपिटल अकाउंट है वो क्रेडिट हुआ है. ओपनिंग बैलेंस तो देखो स्टार्टिंग में ही होता है, और ड्राइंग्स हमारी जाती हैं डेबिट साइड, लॉस भी हमारा जाता है डेबिट साइड. सो कैपिटल अगर हमने इंट्रोड्यूस की है तो इसे ही हम लिखते हैं ना बाय बैंक करके क्रेडिट साइड. सो इट मीन्स द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. अगर हमने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की है तो वो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा. इसी के अंदर हमारे पास चॉइस में क्वेश्चन है, दिस इज असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन. फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट कैन शो अ डेबिट बैलेंस. तो बोल रहे कि कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस हो सकता है, मतलब कि नेगेटिव बैलेंस. इज दिस पॉसिबल? रीजन में बता रहे हैं लॉसेस एंड ड्रॉइंग्स कैन बी मोर देन कैपिटल बैलेंस. देखो आप खुद सोचो, डेफिनेटली अगर आपके लॉसेस और ड्रॉइंग ज़्यादा हैं, सो जैसे ये हो गया हमारा एक कैपिटल अकाउंट, राइट? डेबिट बैलेंस का क्या मतलब होता है कि मेरा आंसर इस साइड आ रहा है, क्रेडिट साइड आ रहा है, दिस इज माय कैरेट डाउन बैलेंस, और इस साइड जो बैलेंस आता है उसे हम बोलते हैं डेबिट बैलेंस. सो बोल रहे हैं अगर ड्रॉइंग्स और लॉसेस की अमाउंट कैपिटल बैलेंस से ज़्यादा है, कैपिटल बैलेंस अगर मैंने यहाँ लिखा हुआ है, सो आई हैव ड्रॉइंग्स, आई हैव लॉसेस, और इनका बैलेंस इस बैलेंस से ज़्यादा है, तो डेफिनेटली मेरा जो बैलेंस कैरी डाउन आएगा वो इसी साइड आएगा. सो ये अगर लॉसेस ड्रॉइंग ज़्यादा है तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट का जो है वो डेबिट बैलेंस हो सकता है. सो हेंस हमारा करेक्ट आंसर क्या बन गया, दैट बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. सो लेट अस मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन. सो सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि दैट ऑन 1st July 2024 A, B and C entered into a partnership sharing profits and losses in the ratio 5:3:2. C was guaranteed that his share of profits and losses will not be less than 60,000 per annum. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने बहुत ध्यान से देखना है कि उन्होंने गारंटी जो है वो आपको दी है पर एनम की, कि सी को उन्होंने गारंटी दे दी कि उसका जो पूरे साल का प्रॉफिट है वो 60,000 से कम नहीं होगा.
जबकि उनकी जो पार्टनरशिप है वो फॉर्म हुई है 1 जुलाई को। तो ऐसे क्वेश्चंस में ना टाइम पीरियड का खास ध्यान रखना होता है। तो डेफिनेटली हम पहले गारंटी को अप्रोप्रिएट करेंगे ना अकॉर्डिंग टू द टाइम पीरियड। तो उनका जो बिजनेस है 1 जुलाई टू 31 मार्च, तो इस साल में तो उनके सिर्फ 9 मंथ्स बन रहे हैं। तो सबसे पहले हम 9 मंथ्स के अकॉर्डिंगली उसकी गारंटी देख लें। सो 60,000 पूरे साल की गारंटी है, तो 9 मंथ्स की गारंटी कितनी बन गई, दैट इज 45,000, राइट। उसके बाद वो बोल रहे हैं द डेफिशिएंसी इफ एनी विल बी बोर्न बाय ए एंड बी इक्वली। जो भी डेफिशिएंसी आएगी वो ए एंड बी इक्वली बियर करेंगे, और हमें बताना भी यही है कि ए और बी जो है वो डेफिशिएंसी कितनी बियर कर रहे हैं, राइट। और ड्यूरिंग द ईयर फर्म को लॉस हो गया 1,25,000 का, ठीक है। सो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सी का ना शेयर ऑफ लॉस निकाल लेते हैं। तो फर्म को लॉस हो रहा है 1,25,000 का, और रेशो के अकॉर्डिंगली हमारे पास रेशो है 5:3:2, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, सी का कितना शेयर बन गया 2/10। सो हियर वी विल गेट कितना हो जाएगा ये 12,500 इंटू 2 25,000। मतलब सी को हम बोल रहे हैं कि आपको 45,000 का प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उल्टा सी को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो अब खुद सोचो मैं कितना ऐड कर दूँ इसमें कि मेरे पास 45,000 बन जाए। तो डेफिनेटली मुझे ग्रेटर अमाउंट ऐड करनी पड़ेगी। सो 45 एंड 25 दोनों को ऐड करके आप ये वैल्यू फाइंड कर सकते हो ना। जैसे 25 इस साइड नेगेटिव है तो उस साइड जाके ये पॉजिटिव हो जाएगा। सो हियर आई विल गेट 70,000। इट मीन्स मुझे सी को 70,000 जो है वो डेफिशिएंसी पे करनी पड़ेगी, क्योंकि 25,000 उसका पहले लॉस भी तो हमें वो सेट ऑफ करना है ना। तो लॉस को ज़ीरो करने के लिए 25,000 उससे ये देना पड़ेगा, और ये 45 तो उसे मिलना ही है। तो टोटल ये कितना हो गया 70,000। सो दिस इज द अमाउंट ऑफ डेफिशिएंसी इन द क्वेश्चन। उन्होंने बोला कि डेफिशिएंसी ए और बी जो है वो इक्वल बियर कर रहे हैं। तो 70,000 को इक्वल डिवाइड करेंगे, वील गेट 35,000 ईच। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या बन गया, ऑप्शन डी, ठीक है। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है हमारा शेयर कैपिटल का। ओके, लेट अस सी। पाली लिमिटेड ऑफर्ड 2 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 each at a premium of 2 per share. Applications were received for 1,95,000 shares. So this is a case of under subscription, right? Which were duly allotted. और बाइफर्केशन क्या है हमारे पास, द अमाउंट वॉज पेएबल एज 3 ऑन एप्लीकेशन इंक्लूडिंग 1 प्रीमियम, 6 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग 1 प्रीमियम, एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट कॉल। देन वो बोल रहे हैं मनोज होल्डिंग 6,000 शेयर्स फेल्ड टू पे अलॉटमेंट मनी, और उसके शेयर्स इमीडिएटली forfeit हो गए। एंड देन दे आर सेइंग दैट आउट ऑफ द forfeited shares 4,000 shares were reissued at the rate 11 per share as fully paid up. तो हमें क्वेश्चन में बताना क्या है कि कैपिटल रिजर्व में कितनी अमाउंट जाएगी। ओके फाइन, तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा डिटेल में एलैबोरेट कर रही हूँ, जैसे हमारा प्रॉपर शेयर कैपिटल का क्वेश्चन होता है। ऑल्दो यू कैन डायरेक्टली कैलकुलेट द कैपिटल रिजर्व बाय यूजिंग द फॉर्मूला। मैंने आपको क्या बताया हुआ है कैपिटल रिजर्व का फॉर्मूला। सो कैपिटल रिजर्व हम कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ री इशूड शेयर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फोरफीटेड शेयर्स इनटू द अमाउंट ऑफ शेयर फोरफीटेड दैट इज क्रेडिटेड इन द फर्स्ट एंट्री। जब हमने फोरफीचर किया तो फोरफीचर में कितना क्रेडिट हुआ, और देन हम माइनस करते हैं द डिस्काउंट गिवन एट द टाइम ऑफ री इशू, मतलब जो फोरफीचर हमने री इशू के टाइम पे डेबिट किए। तो इसमें आप डायरेक्टली वो भी कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन मैं थोड़ा डिटेल में आपको एक बार इलाबोरेट कर देती हूँ। सो हमारे पास सबसे पहले बाइफर्केशन बना लेते हैं। 10 रुपीज़ का शेयर है एंड 2 का प्रीमियम है। दे आर सेइंग एप्लीकेशन 3 इंक्लूडिंग प्रीमियम, सो वी विल बी राइटिंग 2 + 1 on application. Then they are saying allotment 6 including premium, so we will be writing 5 + 1 on allotment. तो इसको बैलेंस करेंगे तो we will get 3
ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, राइट। और उन्होंने बोला है कि जो मनोज है उसके पास 6000 शेयर्स हैं, एप्लीकेशन पे की, अलॉटमेंट उसने पे नहीं की, फाइनल कॉल मंगवाई ही नहीं, उससे पहले ही हमने फोरफीट कर दिया, राइट। वैसे तो डायरेक्टली भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, 6000 इंटू 2, वो मेरी ये वाली वैल्यू आ जाएगी, राइट, दैट इज़ 12000, मुझे डायरेक्टली मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं आपको एक बार एंट्री बताऊं तो हम एंट्री कैसे डालते हैं, शेयर कैपिटल, फिर अगर सिक्योरिटीज़ प्रीमियम का डिफ़ॉल्ट हो तो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम भी हमारा डेबिट होता है, टू शेयर फोरफीचर, टू जो भी मेरे कॉल्स इन अरियर हैं, जैसे इसमें अलॉटमेंट का डिफ़ॉल्ट है। तो मैं आपको बोल रही हूँ फॉर्मूला के लिए मुझे ये वाली वैल्यू चाहिए, और ये वाली वैल्यू हमें मिलती कैसे है, जितने मैंने शेयर्स फोरफीट किए हैं इनटू जो मुझे अमाउंट रिसीव हुई है एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, प्रीमियम के बिना वो बतानी है। तो ये मैं बोल रही हूँ यहाँ से हमारे पास 12000 आ गया। देखो पूरी डिटेल उन्होंने नहीं मांगी तो हमें सारा तो करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। MCQs में स्पीड भी तो मैटर करती है ना, तो आपको डायरेक्टली ये वाली वैल्यू चाहिए, ये मेरी F1 की वैल्यू है जो मैं अपने फॉर्मूला में यूज़ करूँगी। देन उन्होंने मुझे सीधा सीधा बताया है कि 4000 शेयर्स री इशू हो रहे हैं एट 11 पर शेयर एज फुली पेड अप, मतलब मैं री इशू के टाइम पे डिस्काउंट तो ऑफर ही नहीं कर रही। इट मीन्स मेरी जो F2 की वैल्यू है वो ज़ीरो हो जाएगी। तो कैपिटल रिजर्व निकाल लें हम, री इशूड शेयर्स हैं हमारे पास 4000 एंड फोरफीटेड शेयर्स हैं हमारे पास 6000। तो इसे आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट हियर इट इज़ 2, 4000 इंटू 2 8000। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो होगा 8000, दैट इज ऑप्शन सी, राइट। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें एक ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें हमें अमाउंट ऑफ शेयर फोरफीटेड बैलेंस, मतलब जो शेयर फोरफीचर अकाउंट होता है ना उसका बैलेंस पूछा हुआ है उन्होंने। तो लेट अस सी क्वेश्चन में क्या गिवन है, प्रफुल लिमिटेड फोरफीटेड 15,000 शेयर्स ऑफ ₹20 ईच on which 8 including 2 premium was paid, and then out of these 13,000 shares were reissued at the rate 19 per share as fully paid up, right? So let us see इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। सो हमारे पास जो मेरी पहली एंट्री है, एक तो मेरी पहली फोरफीचर वाली जो एंट्री है उसमें मुझे यहाँ पर फोरफीचर अकाउंट मिलता है जो क्रेडिट होता है, राइट। और जो मेरी री इशू वाली एंट्री होती है उसमें फोरफीचर डेबिट होगा अगर हमने री इशू डिस्काउंट पे किया है, राइट। तो एक फोरफीचर यहाँ हो गया। देन जो मेरी कैपिटल रिजर्व की एंट्री है उसमें भी शेयर फोरफीचर जो है वो डेबिट होता है। और जब मुझे शेयर फोरफीचर का बैलेंस उन्होंने पूछा है तो हम बैलेंस कैसे निकालेंगे, हम जैसे एक रफ में शेयर फोरफीचर अकाउंट ऐसे बना लेते हैं। तो जो ये क्रेडिट वाला बैलेंस है वो शेयर फोरफीचर अकाउंट की क्रेडिट साइड आ जाएगा हमारा, और जो ये दोनों डेबिट वाले बैलेंसेस हैं वो उसकी डेबिट साइड आ जाएंगे। तो पहले हमें ये बैलेंसेस पता होने चाहिए, राइट। वो बोल रहे हैं कि हमारा 20 का शेयर है जिस पे 8 इंक्लूडिंग प्रीमियम उन्होंने पे किया है, दैट मीन्स 6 + 2 हो गया ये, और ये 14 का डिफ़ॉल्ट हो गया। तो ये फोरफीचर शेयर्स हैं मेरे 15,000, राइट। सो ये 15,000 और मैं इसकी फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लूँगी तो मुझे ये वैल्यू मिल जाएगी, द अमाउंट रिसीव्ड 15,000 इंटू 6 हो गया 90,000। तो क्रेडिट साइड मैंने लिख दिया इसके 90,000। अब उन्होंने बोला कि हमने 13,000 शेयर्स री इशू किए हैं 19 पे, फुली पेड अप मतलब 20 का शेयर 19 पे री इशू हो रहा है, तो मतलब ₹1 का डिस्काउंट हो गया। तो 13,000 री इशू है, 13,000 इंटू 1, तो ये वैल्यू मेरी आ गई 13,000। तो मैं इस साइड लिख दूंगी 13,000। अभी मुझे कैपिटल रिजर्व की वैल्यू कैलकुलेट करनी है जिसके लिए ना हमारे पास वो फॉर्मूला है, राइट। न्यूमरेटर में लिखेंगे री इशूड शेयर्स दैट इज 13,000, डिनोमिनेटर पे फोरफीटेड शेयर्स दैट इज 15,000 मल्टीप्लाई बाय दिस अमाउंट दैट इज 90,000, और इसमें से हमें माइनस क्या करना है, जितना हमने डिस्काउंट दिए दैट इज दिस अमाउंट 13,000। तो इसे सॉल्व करेंगे, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ आ गया 6, 13 इंटू 6 78,
तो ये 78,000 माइनस 13,000, हेयर वी गॉट 65,000। तो यहाँ जो फोर फीचर की वैल्यू है ये 65,000 है, कैपिटल रिजर्व की वैल्यू। तो यहाँ मैंने ये लिख दिया। अब मैंने इसे बैलेंस किया, 90,000 में से ये दोनों को माइनस किया, सो आई एम गेटिंग 12,000। दिस इज द बैलेंस जो वो पूछ रहे हैं हमसे कि फोर फीटेड अकाउंट का आप हमें बैलेंस बताओ, ठीक है, कि हमारे पास कितना बैलेंस बच गया। सो द करेक्ट आंसर इज 12,000, राइट। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं अब हम। क्वेश्चन 4 में वो क्या बोल रहे हैं, दैट विस्ता लिमिटेड टुक ओवर रनिंग बिजनेस ऑफ विस्ता लिमिटेड, राइट। और उसमें वो एसेट्स एक्वायर कर रहे हैं 45 लाख की, लाइबिलिटीज़ हैं 7,50,000 की, एंड इन कंसिडरेशन दे आर इशूइंग देम 30,000 9% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट 5% डिस्काउंट एंड अ चेक ऑफ ₹10 लाख। और हमें ढूंढना क्या है, डिटर्मिन द अमाउंट ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व। तो जो हमारी पहली एंट्री होती है ना, ये वेंडर वाला केस है, तो उस एंट्री भी हमें देखना है कि हमारे पास गुडविल आ रही है या कैपिटल रिजर्व आ रहा है। सो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो देखो, इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारी पहली एंट्री क्या होती है कि जो भी हमारे पास एसेट्स है उसे हम डेबिट करते हैं। सो हियर वी हैव 45 लाख एसेट्स ना, और हमारे पास लाइबिलिटीज़ की अमाउंट कितनी है, 7,50,000। और यहाँ पे हम लिखेंगे विस्ता लिमिटेड विद द अमाउंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन। अगर तो मेरे पास परचेज कंसिडरेशन होती फिर तो मैं डायरेक्टली बैलेंस कर लेती, डेबिट साइड बैलेंस आता तो गुडविल, क्रेडिट साइड आता तो कैपिटल रिजर्व, बट परचेज कंसिडरेशन गिवन नहीं है। तो एक काम करते हैं, पहले परचेज कंसिडरेशन हम कैलकुलेट करते हैं। परचेज कंसिडरेशन का हमारे पास ना एक फॉर्मूला होता है ना, नंबर ऑफ डिबेंचर्स कैलकुलेट करने का। नंबर ऑफ डिबेंचर्स इज द परचेज कंसिडरेशन ओवर इशू प्राइस। और इसमें ना उन्होंने नंबर ऑफ डिबेंचर्स ऑलरेडी हमें दिए हुए हैं, दैट इज 30,000। और परचेज कंसिडरेशन हमें नहीं पता, लेकिन इशू प्राइस पता है ना हमें, 100 ईच एट 5% डिस्काउंट। तो मतलब वो 95 पे इशू कर रहे हैं। और ना साथ साथ उन्होंने बोला है कि वो एक चेक भी पे कर रहे हैं उन्हें 10 लाख का। तो ये जो परचेज कंसिडरेशन आएगी ये एक बैलेंस अमाउंट आएगी जिसके लिए उन्होंने डिबेंचर्स इशू किए हैं। तो टोटल परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करने के लिए ये जो चेक के थ्रू हम अमाउंट पे कर रहे हैं इससे भी ऐड करेंगे, ठीक है। पहले ये वाली बैलेंस परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट कर लें। सो इट विल बी 30,000 इंटू 95। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो इसे मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 28,50,000, राइट। अभी जब हमें टोटल परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करनी है तो हम उन्हें डिबेंचर्स के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं 28,50,000 की, और 10 लाख हम पे कर रहे हैं चेक के थ्रू। तो हमारी टोटल परचेज कंसिडरेशन हो गई 38,50,000। तो यहाँ हमारा आ जाएगा 38,50,000। अभी इसे टोटल करोगे तो यू आर गेटिंग 46 लाख ना, और यहाँ हमारे पास 45 लाख है। तो मतलब मेरा डिफरेंस जो है वो डेबिट साइड जा रहा है विद 1 लाख। तो इट मीन्स 1 लाख यहाँ आ रहा है, तो ये हमारा गुडविल का बैलेंस है, राइट। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया गुडविल 1 लाख, राइट, कि हमारे पास गुडविल आ रही है 1 लाख की, ठीक है। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने बोले डॉन लिमिटेड परचेज्ड इक्विपमेंट एंड पेड 2,20,000 बाय चेक एंड इशूड 16,000 इक्विटी शेयर्स एट 10 एट प्रीमियम ऑफ 25%। तो हमें परचेज कंसिडरेशन ढूंढनी है इस क्वेश्चन में भी। तो परचेज कंसिडरेशन इन्हें पहले ही बता दिया कि आप वो वाला नंबर ऑफ डिबेंचर्स और शेयर्स वाला फॉर्मूला यूज़ करो। और परचेज कंसिडरेशन हम कैसे ढूंढ लेते हैं, जितने नंबर ऑफ शेयर्स या डिबेंचर्स हैं उसे इशू प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे मेरे पास नंबर ऑफ शेयर्स हैं 16,000 और इशू प्राइस कितना बन रहा है 10, और 25% का प्रीमियम है, 10 का 25% हो गया 2.5। तो ये वैल्यू हमारे पास बन गई 12.5। सो 16,000 इंटू 12.5 वी विल गेट 2 लाख, और हम उसे चेक के थ्रू पे कर रहे हैं 2,20,000।
सो मेरी टोटल परचेज कंसिडरेशन कितनी आ जाएगी, इस 2 लाख में ये वाली 2,20,000 की अमाउंट ऐड हो जाएगी. सो आई विल बी गेटिंग 4,20,000. सो मेरा करेक्ट आंसर बन गया ऑप्शन बी 4,20,000. राइट, ये तो आसान था, है ना. सो लेट अस नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये हमारा एडमिशन का क्वेश्चन है. ठीक है. So Bala and Lala were partners in a firm with capitals 24 lakh and 16 lakh. They admitted Mala as new partner for 1/3 share, for which Mala brings 20 lakh as capital. Then they are saying that there was investment and investment fluctuation reserve appearing in the books of 2,50,000 and 50,000 respectively. मतलब हमारे पास 2,50,000 की इन्वेस्टमेंट है और 50,000 का इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है. Then they are saying that Bala took over 40% of the investment at rupees 80,000. So बाला ने क्या किया, 40% इन्वेस्टमेंट को टेक ओवर किया. किस प्राइस पे, 80,000 पे. राइट. एंड देन रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट वर वैल्यूड एट 1,10,000. तो जो इन्वेस्टमेंट बच गई उसकी मार्केट वैल्यू गिवन है 1,10,000. तो हमें बताना क्या है, दैट बाय व्हाट अमाउंट रीवैल्यूएशन अकाउंट विल बी अफेक्टेड फॉर द अबव इन्फॉर्मेशन. कि रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा, क्रेडिट होगा, किस अमाउंट से होगा. राइट. सो लेट अस सॉल्व द क्वेश्चन. सो हमारे पास क्वेश्चन में एक तो हमारे पास IFR है 50,000 का और हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 2,50,000. राइट. सो मैं क्या कर रही हूँ, इसको बाइफरकेट कर रही हूँ बिकॉज उन्होंने मुझे बताया हुआ है ना कि बाला ने कितना टेक ओवर किया. बाला ने 40% टेक ओवर किया. तो पहले मैं बुक वैल्यू ढूंढ रही हूँ कि 40% इन्वेस्टमेंट है कितने की. सो मैंने क्या करना है, 2,50,000 का 40% कर लेना है. सो आई एम गेटिंग 25 into 400. सो ये हो गया 1 लाख. सो मतलब 1 लाख की इन्वेस्टमेंट बाला ने टेक ओवर की है. तो मेरे पास बैलेंस कितना बच गया, तो ये मेरे पास बैलेंस और यू कैन से रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट. सो 250 माइनस 1 लाख हम सीधा ही ढूंढ लेंगे 1,50,000. अब देखते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं. क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि जो बाला है उसने 40% इन्वेस्टमेंट टेक ओवर की है, लेकिन बुक वैल्यू पे थोड़ी ना की है. उसने तो उसे 80,000 पे एक्वायर किया है. राइट. तो उसने उसे टेक ओवर किया है 80,000 पे. और जो ये मेरा बैलेंस बचा है इन्वेस्टमेंट का, इसकी मार्केट वैल्यू गिवन है 1,10,000. तो आप ध्यान से अब इसे एनालाइज करो वेदर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डिक्रीज हुई है या इंक्रीज. दोनों केसेस में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है. यहाँ पर उसने 20,000 कम पे एक्वायर किया उसे, और यहाँ पे उसकी मार्केट वैल्यू डिक्रीज हो गई 40,000 से. सो इन टोटल मेरी जो इन्वेस्टमेंट है वो 60,000 से डिक्रीज हो रही है. राइट. अभी अगर आपको IFR के केसेस याद हैं, हम कैसे करते थे उसे सॉल्व. सबसे पहले हम IFR लिख लेते हैं जितना है हमारे पास, दैट इज 50,000. फिर हम क्रेडिट करते थे जितनी अमाउंट से इन्वेस्टमेंट डिक्रीज होगी. तो इस क्वेश्चन में मेरी इन्वेस्टमेंट 60,000 से डिक्रीज हो रही है. अगर मेरे पास IFR का बैलेंस ज़्यादा होता तो मेरा बैलेंस आ रहा था क्रेडिट साइड. तब मैंने क्या करना था, वो जो भी बैलेंस आया वो मैं पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देती. राइट. बट यहाँ पे मेरा जो बैलेंस है वो यहाँ आ रहा है डेबिट साइड. राइट. कितनी अमाउंट, 10,000. तो ये 10,000 का एक तरीके से हमें नुकसान हो गया. तो वो कौन से अकाउंट में जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट में. और उन्होंने यही तो पूछा है हमसे कि आप बताओ रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे अफेक्ट होगा. तो हमारा करेक्ट आंसर क्या बन गया कि रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा 10,000 से. ठीक है. नाउ लेट अस मूव टू द 6th क्वेश्चन. सो 6th क्वेश्चन सबके फेवरेट चैप्टर का क्वेश्चन है, दैट इज गुडविल. Jay and Viru were in a partnership sharing profits and losses in the ratio 5:3. Their capitals were 10 lakh and 8 lakh respectively. The firm was also having reserves of 7 lakh. Capital balance is given है, reserve की amount given है. Then normal rate of return है हमारे पास 10%. Firm made average profit of 2,30,000 for the year ended March 31st, 2025. और साथ में हमें दी हुई है एक एडजस्टमेंट.
तो उन्होंने ये जो प्रॉफिट दिया ना हमें, एवरेज प्रॉफिट, दिस इज आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ लॉस ऑफ मशीनरी ऑफ बुक वैल्यू 2 लाख बाय फायर एंड अगेंस्ट विच इंश्योरेंस क्लेम ऑफ 1,50,000 वॉज एडमिटेड। तो जो ये मेरा एबनॉर्मल लॉस है, जब मैं एवरेज प्रॉफिट को एडजस्ट करूँगी तो इसे तो मैं ऐड कर दूँगी, और जो ये मेरी एबनॉर्मल इनकम है तो इसे मैं क्या कर दूँगी, माइनस कर दूँगी। और हमें गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है एज पर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। सो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट बोला है ना उन्होंने, तो आप सबको फॉर्मूला पता ही है, गुडविल कैसे निकालते हैं इस मेथड से, सुपर प्रॉफिट इनटू 100 ओवर NRR। NRR तो गिवन है लेकिन सुपर प्रॉफिट ढूंढना पड़ेगा। सो सुपर प्रॉफिट के लिए हमें नॉर्मल प्रॉफिट भी चाहिए, एवरेज प्रॉफिट भी चाहिए, और नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR ओवर 100। सो सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड ढूंढ लेते हैं। सो कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए हम क्या करेंगे, कैपिटल और रिजर्व को ऐड कर देंगे, राइट। कैपिटल्स भी गिवन है, रिजर्व भी गिवन है, दोनों पार्टनर की कैपिटल ऐड करेंगे, 10 लाख प्लस 8 लाख, सो आई विल बी गेटिंग 18 लाख, और रिजर्व की अमाउंट है हमारे पास 7 लाख। दोनों को ऐड करोगे सो यू विल गेट 25 लाख। और नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR ओवर 100, तो नॉर्मल प्रॉफिट हमारे पास कितना आ जाएगा, 25 लाख का 10%, सो दैट विल बी 2,50,000। और एवरेज प्रॉफिट है हमारे पास 2,30,000 का, जिसे हमने एडजस्ट करना है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि एबनॉर्मल लॉस ऐड बैक हो जाएगा, दैट इज़ 2 लाख, और एबनॉर्मल गेन हम माइनस कर देंगे 1,50,000। सो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 2,80,000। फिर सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे, दैट इज एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट इज 2,80,000, नॉर्मल प्रॉफिट इज 2,50,000, तो सुपर प्रॉफिट कितना आ गया, 30,000। तो यहाँ हम वैल्यू पुट करेंगे 30,000 इंटू 100 ओवर 10, तो गुडविल की वैल्यू कितनी आ गई, 3 लाख। So hence option B is the correct answer, that is 3 lakh. So let us move to question number 7. So question number 7 is a super question. इसे आप स्टार कर लो, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। On 1st August 2024, Tom, Jerry and Tyke entered into partnership with capitals of 5 lakh each. So तीनों की कैपिटल गिवन है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का रेट गिवन है 6% पर एनम। फॉर द ईयर एंडेड March 31st 2025, टाइक विड्रू 80,000। हमें उसका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट करना है। सो नॉर्मली IOD का फॉर्मूला सबको पता है, राइट, कि ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। हम टोटल ड्रॉइंग्स को रेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एवरेज पीरियड लगाएंगे और हमारा IOD आ जाएगा, राइट। सो IOD विल बी total drawings into rate upon 100 into average period of over 12। और सबको पता है जब हमें ऐसे बोल देते हैं ना दैट ही withdrew during the year some amount, तो सब बच्चे नॉर्मली रट्टा मार लेते हैं कि इस केस में तो जी 6 months लगेंगे। बट ऐसे नॉर्मली नहीं होता कि हम 6 months लगाएंगे। एक्चुअल में क्या होता है, जब अब हमें ना टाइम पीरियड नहीं मेंशन होता कि वेदर उसने बिगनिंग में ड्राइंग्स की हैं, एंड में ड्राइंग्स की हैं, या फिर मिडल ऑफ एवरी मंथ में ड्राइंग की हैं, सो वी हैव टू अज्यूम कि वो मिडल ऑफ एवरी मंथ वाला केस होगा, राइट। अगर ये चीज़ स्पेसिफाइड ना हो, और इस क्वेश्चन का जो मेन ट्विस्ट है, मैंने क्यों इसे सुपर क्वेश्चन बोला है, क्योंकि इसमें हमारे पास साल कंप्लीट ही नहीं है। उन्होंने पार्टनरशिप फॉर्म की है 1 अगस्त 2024 को, राइट। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर आप नंबर ऑफ मंथ्स कैलकुलेट करोगे 1 अगस्त टू 31 मार्च, यू विल बी गेटिंग 8 मंथ्स, राइट। सो 8 मंथ्स आ रहे हैं आपके पास। अभी मैं थोड़ा इलाबोरेट करने के लिए आपके साथ जा रही हूँ, ठीक है। सो आपको बताती हूँ एवरेज पीरियड ऐसे केस में हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो 8 पार्ट्स में डिवाइड कर दूँ, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, राइट।
और मैंने आपको क्या बताया, जब टाइम पीरियड नहीं मेंशन हम मिडल वाला केस अज्यूम करते हैं. सो इट मीन्स मेरी जो पहली ड्राइंग है वो पहले मंथ के मिडल में हुई है और लास्ट ड्राइंग मेरी लास्ट मंथ के मिडल में हुई है. सो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, एंड तक जाना है ना हमें, तो यहाँ तक टाइम लेफ्ट कितना है 7.5 मंथ्स. उसके बाद टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, और यहाँ पर टाइम पीरियड मेरे पास कितना है हाफ मंथ, सो दैट इज 0.5. और इसकी आप एवरेज करोगे, सो दिस इज 8/2 दैट इज 4. तो इस क्वेश्चन में हम एवरेज पीरियड 4 मंथ्स लगाएंगे. आपने डायरेक्ट 6 मंथ लगा के क्वेश्चन कर दिया तो वो गलत हो जाएगा. ठीक है. सो टोटल ड्राइंग्स इज 80,000. रेट है हमारे पास 6% और एवरेज पीरियड मैंने आपको बता दिया दैट इज 4 मंथ्स. तो अभी आप इसको सॉल्व कर लो. राइट. तो ये हमारे पास कितना आ गया 1600. सो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 1600. इस बात का आपको ख्याल रखना है. ठीक है. सो रादर देन क्रैमिंग द एवरेज पीरियड आप थोड़ा उसका लॉजिक समझो कि फॉर्मूला क्या है. और ये अगर टाइम पीरियड हमें एग्जैक्ट नहीं पता, डेट नहीं गिवन, बिगनिंग एंड मिडल के बारे में नहीं गिवन, तो आपको याद रखना है हमें मिडल वाला केस लगाना है. और अगर ऐसा हो वहाँ तो पूरा साल होता था, तो साल के अकॉर्डिंगली अगर आप करोगे तो वो 6 मंथ से बन जाएंगे. लेकिन यहाँ पे हमारे पास थे ही 8 मंथ्स, तो 8 मंथ्स के अकॉर्डिंगली हमने किया तो हमारा एवरेज पीरियड हो गया 4 मंथ्स. ठीक है. नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 में वो बोल रहे हैं दैट ABC वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 7:2:1 एंड B डाइड. फिर बोल रहे हैं दैट A took over 1/20th फ्रॉम हिज शेयर. सो A ने 1/20th टेक ओवर कर लिया एंड जो रिमेनिंग शेयर है दैट वाज टेकन ओवर बाय C. तो हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करनी है. सो लेट अस कैलकुलेट दिस ऑल्सो. सो इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, 3 पार्टनर्स हैं A, B एंड C. उनकी रेशियो है 7:2:1 एंड दे आर सेइंग दैट B डाइड. अभी B का शेयर कितना बन रहा है हमारे पास, B's शेयर इज 2/10 और वो बोल रहे हैं इसके शेयर में से 1/20 A ने टेक ओवर कर लिया. मतलब A का गेन तो डायरेक्ट गिवन है 1/20 और वो बोल रहे हैं जो रिमेनिंग शेयर है वो C ने टेक ओवर की है. अब रिमेनिंग में कैसे ढूंढूंगी, B का शेयर था कितना, उसमें से A को कितना मिल गया, जो बचा वो C टेक ओवर करेगा. डिनोमिनेटर सेम कर लो, तो ये 4 - 1 दैट इज 3/20. तो ये हमारे पास रिस्पेक्टिव गेन्स आ गए A और C के. अभी न्यू रेशो कैसे कैलकुलेट करेंगे, A का ओल्ड शेयर है 7/10 और वो गेन कर रहे हैं 1/20. C का ओल्ड शेयर है 1/10 और वो गेन कर रहे हैं 3/20. राइट. अभी हम डिनोमिनेटर्स को सेम कर देते हैं. राइट. ये तो आपको एलसीएम लेना आता ही है ना. तो ये बन गया मेरे पास 14 + 1/20 और ये बन गया 2 + 3/20. सो हियर आई एम गेटिंग 15/20, हियर इट इज़ 5/20. सो देयरफॉर मेरी न्यू रेशो कितनी हो गई 15:5 और इसे लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट कर देंगे, वी आर गेटिंग 3:1. सो 3:1 हो गया हमारा करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन डी. राइट. सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इसमें चॉइस में एक क्वेश्चन गिवन है जिसमें भी हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ही कैलकुलेट करनी है. सो X, Y एंड Z वर पार्टनर्स, उनकी रेशो है 5:3:2 एंड Y रिटायर्ड एंड ही गिफ्टेड हाफ ऑफ हिज शेयर टू X. अभी ध्यान देना इसमें हाफ ऑफ हिज शेयर लिखा हुआ है, फ्रॉम नहीं लिखा हुआ. ठीक है. एंड देन रिमेनिंग हाफ वॉज टेकन ओवर इक्वली बाय X एंड Z. ओके. सो हमारे पास पार्टनर्स हैं X, Y एंड Z. उनकी रेशो है 5:3:2 एंड Y रिटायर्ड. तो Y अगर रिटायर हो रहा है, कितना शेयर वो छोड़ के जा रहे हैं 3/10 और वो बोल रहे हैं कि हाफ शेयर उसने ना X को गिफ्ट कर दिया. तो X का गिफ्ट ढूंढ ले, कितना शेयर है, सो 3/10 का हाफ कर दो, सो दैट विल बी 3/20. और वो बोल रहे हैं कि जो बचा ना शेयर वो X और Z ने इक्वली टेक ओवर कर लिया. तो 3/10 अगर उसने उसका हाफ गिफ्ट कर दिया 3/20, तो हमारे पास बचा भी तो 3/20 ना. तो अगेन वो 3/20 का हाफ जो है वो X ने टेक ओवर किया
और 3/20 का हाफ जो है वो z ने टेक ओवर किया। सो इसे मिला 3/40 और इसे भी मिला 3/40। लेकिन जब हमें x का गेन ढूंढना है तो हम ये दोनों ऐड करेंगे, राइट, कि कितना उसे गिफ्ट में मिल गया और कितना उसने टेक ओवर कर लिया। सो x का गेन हमारे पास आएगा 3/20 प्लस 3/40। डिनोमिनेटर्स आप सेम कर लो। सो ये हो गया 6 + 3 दैट इज 9/40। तो ये मेरा x का गेन है और ये मेरा z का गेन है। अभी हमें न्यू रेशो कैलकुलेट करनी है x और z की। सो x का ओल्ड शेयर है हमारे पास 5/10, z का ओल्ड शेयर है 2/10 और इनके रिस्पेक्टिव गेन्स ऐड कर दो। x का गेन 9/40 है एंड z का 3/40 है। क्या 9/40 ऐड कर देंगे 3/40। डिनोमिनेटर्स हम कर लेंगे सेम, राइट। सो हियर आई एम गेटिंग 20 + 9/40 दैट इज 29/40 और यहाँ आ गया 8 + 3/40 दैट इज 11/40। Therefore new PSR will be 29:11। ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। सो लेट अस चेक, हमारे पास है ये ऑप्शन। सो हेंस ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 29:11।